हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, किससे? तो साइंस से। साइंस में भी हम तीनों तरह का, जैसे कि फिजिक्स के भी क्वेश्चंस हमने लिया है इसमें, साथ ही साथ केमिस्ट्री का भी और इसके बाद बायोलॉजी का भी, तीनों का भी, मतलब पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों के हमने 10-10 प्रश्न लिया है। ठीक है, इस तरह से हम टोटल 30 प्रश्नों का यहाँ पे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 30 वीडियो का सेट मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में जो प्रयोगशाला परिचालक या फिर कह लीजिए लेबोरेटरी असिस्टेंट का जो पोस्ट आया है, उसमें आपसे 60 नंबर के केवल साइंस से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, कृषि विभाग में भी जो प्रयोगशाला परिचालक या फिर कह लीजिए कि जो लैब असिस्टेंट का जो पोस्ट आया है, उसमें भी साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना साइंस के भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे लाया जाए। और साथ ही साथ ये साइंस का जो 30 प्रश्नों का जो मैं सेट लेकर आऊँगा, वो केवल प्रयोगशाला परिचालक और ये लैब असिस्टेंट का ही पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे सीजी व्यापम का एग्जाम हो, सीजीपीएससी के द्वारा कोई भी लिया जाने वाला एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर अदर स्टेट का एग्जाम हो, सब में ये साइंस के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसीलिए ये पूरे क्वेश्चंस को ध्यान समझिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर मैं बताऊं तो आप उसको नोट डाउन करके रखें और अपने साथ कॉपी पेन रख लें। ठीक है, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए पहले शुरू के जो 10 प्रश्न होंगे वो फिजिक्स के होंगे। ठीक है, फिजिक्स के 10 प्रश्न होंगे, उसके बाद आएगा केमिस्ट्री और फिर लास्ट में हम बायो के प्रश्न के देखेंगे। ठीक है, पहला है समुद्र नदी की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? फेदोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर फोनोमीटर, किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका आंसर याद रखिएगा कि जब भी गहराई मेजर करने की बात आएगी, चाहे समुद्र हो या नदी की, तो हम फेदोमीटर का यूज़ करेंगे। इसीलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ये जो हाइग्रोमीटर है, ये वायुमंडलीय आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइड्रोमीटर जो है ये आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, आपेक्षिक घनत्व। और जो फोनोमीटर होता है, फोनो मतलब यहाँ पे ध्वनि की बात हो रही है, इसलिए ध्वनि की तीव्रता मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, जिस तरह से ध्वनि की तीव्रता मेजर करने के लिए फोनोमीटर यूज़ कर रहे हो, उसी तरह प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम फोटोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, फोटो का मतलब प्रकाश होता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि डायनामाइट की खोज किसने किया था? मैरी क्यूरी ने, हेनरी बैकरेल ने, विल्हेम रॉन्टजन ने या फिर अल्फ्रेड नोबल ने? शायद इस सब का आंसर आप सभी को पता होगा कि अल्फ्रेड नोबल ने ही डायनामाइट की खोज किया था और बाद में इन्हीं के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार का घोषणा किया जाना शुरू हुआ और नोबेल पुरस्कार जो है वितरित किया जाना शुरू हुआ। मैरी क्यूरी जो हैं, इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज किया था। ठीक है, रेडियम और पोलोनियम का खोज किसने किया था? मैरी क्यूरी ने। मैडम क्यूरी भी कहते हैं, बाद में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। इसके बाद जो हेनरी बैकरेल हैं, ठीक है, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। ठीक है, ये मैडम क्यूरी जो है ये भी रेडियो एक्टिविटी से संबंधित हैं, लेकिन उन्होंने रेडियम और पोलोनियम का खोज किया था। वहीं हेनरी बैकरेल जो हैं रेडियो एक्टिवता, ठीक है, या फिर रेडियो एक्टिविटी के खोज करने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और जो विल्हेम रॉन्टजन हैं, इन्होंने एक्स किरणों का खोज किया था। जो एक्स रे होता है, एक्स किरण होते हैं, उनकी खोज विल्हेम रॉन्टजन ने किया था। और अल्फ्रेड नोबेल ने तो डायनामाइट का आविष्कार किया ही था। ये सब के सब जो हैं कहीं ना कहीं नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वॉट या फिर डाइन? क्या होता है कार्य का मात्रक, हमको ये बताना है। ठीक है, तो कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, JOULE, जूल। ठीक है, न्यूटन तो आप जानते हैं ये बल का मात्रक है। वॉट जो है आप जानते हैं पावर अर्थात शक्ति का मात्रक है। ठीक है, पावर और शक्ति का। जो डाइन जो है ये भी बल का ही मात्रक है, लेकिन ये CGS पद्धति में है। और जो यहाँ पे जो था ये SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है और CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। ये सब याद रखिएगा।
चौथा प्रश्न है आपके लिए कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 745, 742, 746 या फिर 748 वॉट। इसका आंसर आप सभी शायद जानते ही होंगे कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर जो है 746 वॉट को कहते हैं। देखिए, वीडियो को पहले क्या करना है, आपको पॉज करना है और फिर आंसर देने की कोशिश करना है और खुद भी ये चेक करेंगे कि आपका टोटल 30 में से कितने सही हो रहे हैं। मैं इसलिए ही बनाया हूँ कि आपका प्रैक्टिस भी चले, आप अपना जो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से आप यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अगर मिले तो आप उसको याद रख सकते हैं और इस टेस्ट में आप खुद को परखें कि आपका कितना सही होता है। ठीक है, तो 4 प्रश्न का हमने उत्तर देखा। चलिए अब हम 5वां प्रश्न हम देखते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार से क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाता है। 5वां प्रश्न है कि क्रीम निकालने, ठीक है, क्रीम निकालने के मशीन से क्रीम दूध से अलग किस बल के कारण होता है? ठीक है, देखिए जो दूध होता है, दूध से जब क्रीम को अलग किया जाता है तो किस बल के कारण अलग होता है? अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर घर्षण बल। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कार्य करता है वो दूध से क्रीम को निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो किस वाले पे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्र बल के कारण दूध से क्रीम अलग होता है। देखिए 2 तरह का बल इंपॉर्टेंटली यहाँ पे याद रखिएगा, हालांकि ये सभी बल के प्रकार हैं। यहाँ पे मैं 2 बलों को आपको जो समझाऊंगा वो है एक होता है अभिकेंद्र बल। ठीक है, अभिकेंद्र बल, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा होता है अपकेंद्र बल, सॉरी ये सेंट्रीपिटल होता है। ठीक है, ये पहला वाला जो बोला सेंट्रीपिटल हो गया और दूसरा जो अपकेंद्र बोल रहा हूँ ये सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, देखिए जब कोई वस्तु जो है वृत्ताकार पाथ में ऐसे घूमता है, ठीक है, वृत्ताकार में, तो एक जो बल है वो केंद्र की ओर लगता है। तो केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको हम अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और जब बल जो है केंद्र से बाहर की ओर लगे तो उसको हम अपकेंद्र बल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जब क्रीम से दूध को अलग किया जाता है तो वहाँ पे अपकेंद्र बल लगता है। ठीक है, जब आपने कभी देखा होगा कि दही को जब मथते हैं तो जो उसमें जो मक्खन होता है, ठीक है, जो मक्खन होता है क्या होता है, वो बाहर की ओर मूव करता है और जो बर्तन होता है उसके दीवार से चिपक जाता है, तो वो भी एक तरह का अपकेंद्र बल का ही उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जब वस्तु में जब वृत्तीय गति होती है तो जब बाहर की ओर जो बल लगे तब वहां पे हम अपकेंद्र बल की ओर बात करेंगे और जब अंदर की ओर बल लगेगा तो हम अभिकेंद्र की बात करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न से और क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न 6वां क्या है, निम्नलिखित में से अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। ठीक है, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र मतलब केंद्र की ओर, अपकेंद्र मतलब केंद्र से बाहर की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है अभिकेंद्र बल पूछा है। वॉशिंग मशीन, चक्री वाला जो झूला होता है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर वृत्तीय गति, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अभिकेंद्र बल मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल की बात करो। देखिए जो वॉशिंग मशीन है, जब इसमें देखे होंगे जब वॉशिंग मशीन में ऑन करेंगे मशीन को, जो कपड़ा है, जो पानी है, वो दीवार की ओर ऐसे घूमते रहता है दीवार में। क्यों? क्योंकि केंद्र से बाहर की ओर फोर्स लगता है। तो वॉशिंग मशीन जो है ये भी अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर ही काम करता है। चक्री वाला झूला आप देखे होंगे कि जब बच्चे जो है ऐसे झूला ऐसे लगा होता है और ऊपर ऐसे बंधा होता है, तो जब इसके ऊपर ये झूला जब घूमती है ऐसे, तो ये जो झूला जो यहाँ पे बैठने वाला जो बना होता है ये दूर बाहर की ओर ऐसे निकल के घूमता है ऐसे। ठीक है, तो ये भी जो चक्री वाला झूला होता है ये भी अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर ही काम करता है, क्योंकि बाहर की ओर फोर्स लगता है। और जो पृथ्वी का सूर्य की ओर जो चक्कर लगाने की जो गति है, वृत्तीय गति, ये है हमारा अभिकेंद्र बल का, केंद्र की ओर लगने वाले बल का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे ये सूर्य है, सूर्य के बाहर चारों ओर ही पृथ्वी चक्कर लगाता है, क्योंकि सूर्य जो है एक ये इसका जो फोर्स होता है सूर्य का, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण जो है अपनी ओर इसको खींच के रखता है। इस खींचने की वजह से इसका चारों ओर गति होता है, मतलब कहने का कि केंद्र की ओर एक बल लगता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर की जो वृत्तीय गति है वो कैसा है, एक तरह का अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। अभिकेंद्र बल का और भी उदाहरण देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, एक अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिए। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? एक चीज, हाँ, यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा। जैसे आपने मौत का कुआं देखा होगा, ठीक है, मौत की कुआं, इसमें क्या होता है, एक कुआं टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो राइडर्स होते हैं वो साइकिल और कार वगैरह को इसमें ऐसे कुआं में ऐसे गोल गोल दौड़ा देते हैं।
ये भी किसके कारण, तो याद रखिएगा ये भी जो है अभिकेंद्र बल के कारण ही लगा लेते हैं। ठीक है, केंद्र की ओर लगने वाले बल के कारण ही, यानी कि अभिकेंद्र बल के कारण ही मौत की कुआं में जो साइकिल होते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह घूम जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि कौन सा अभिकेंद्र बल है, कौन सा अपकेंद्र बल है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है, त्वरण को, बल को, ऊर्जा को, या फिर एक समान गति को। तो याद होगा ये आपको, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा 9th-10th क्लास में कि न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया था। पहला गति जो है जिसमें हम जड़त्व के बारे में पढ़े थे कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहती है, अगर कोई मूव कर रही है तो मूव करना ही, जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसीलिए अगर आपको ऐसा मिलेगा त्वरण, बल, ऊर्जा, एक समान गति, तो उसमें आपको बल को टिक करना है। ठीक है, और दूसरा वाला जो है जिसमें बल को परिभाषित, दूसरा वाला भी जो है ना वो भी बल को ही परिभाषित करता है, लेकिन वहाँ पे बल के लिए वहाँ पे डेरिवेशन, व्यंजक जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में अगर बल मिल रहा है तो बल लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो न्यूटन का प्रथम गति का प्रथम नियम है इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जड़त्व की इनर्शिया की बात होती है। याद रखिएगा, तो जड़त्व के बारे में भी न्यूटन की गति का प्रथम नियम ही बताता है और बल को भी परिभाषित करता है। हालांकि ये जड़त्व का जो नियम है इसको दिया कौन है अगर पूछेगा तो याद रखिएगा गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, लेकिन इसको डिफाइन किसने किया था, न्यूटन ने। ठीक है, मतलब पूरा अच्छे तरीके से इसका यूज किया था किसने, न्यूटन ने अपने इन गति के नियमों में यूज किया था। इसीलिए जो न्यूटन का प्रथम नियम जो है इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये वाला, उम्मीद है। ठीक है, तो ये सबको आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया था तो गैलीलियो ने किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं आज का। 8वां प्रश्न है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार कैसा होता है, शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील या उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब सीधी सी बात है कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हो तो क्या उसके भार में कोई परिवर्तन होता है क्या, या कि परिवर्तन शून्य होता है, क्या होता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हो तो उसके भार जो है अपरिवर्तित होता है। ठीक है, क्या होता है, अपरिवर्तित, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होता। तो 8 प्रश्न हमने अभी तक देख लिया। चलिए अब हम 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या फिर द्रव्यमान घटता है, ये हमको बताना है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको देखने में ये लगेगा कि बर्फ की मात्रा अधिक होगी तो जब वो पिघलेगा तो कम हो जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो बर्फ होता है ना, एक चीज मैं बता रहा हूँ, बर्फ का घनत्व यानी कि डेंसिटी कम होता है, किससे, पानी से। ठीक है, पानी का घनत्व और बर्फ का घनत्व में अगर कंपैरिजन करेंगे तो पानी का घनत्व अधिक होता है और बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो जब कभी भी बर्फ पिघलता है तो पिघलने की वजह से जो बर्फ होता है उसका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्फ के पिघलने से उसके आयतन जो है घटता है ना कि बढ़ता है। ठीक है, जितना एक्चुअल में बर्फ दिखेगा साइज में, पिघलेगा तो अगर उसका जब पानी बनेगा उसको स्टोर करेंगे तो वो कम होगा, उसका आयतन जो है घट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। घनत्व की बात करूंगा तो पानी का घनत्व अधिक होता है और बर्फ का घनत्व कम होता है। इसीलिए जब पानी में बर्फ को डाला जाता है तो बर्फ क्या करता है, उस पानी के ऊपर तैरने लगता है, क्योंकि जिसकी घनत्व कम होगी वो अधिक घनत्व वाले के ऊपर में तैरने लगता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। 10वां प्रश्न, मृग मरीचिका। ठीक है, मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का या फिर विवर्तन का। ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्ण मृग मरीचिका जो होता है, मिराज का जो फॉर्मेशन होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसीलिए मृग मरीचिका का बनने का कारण क्या है, ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, बाकी ये सारे टॉपिक का वीडियो जो है आपको धीरे धीरे मैं लेकर आऊँगा, एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, सबसे क्वेश्चन आपको देखने को इन फ्यूचर अगले वीडियोस में मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन।
देखिए यहाँ पे परमाणु के नाभिक की बात किया है, ना कि पूरा परमाणु की बात किया है। और आप सभी को पता है कि जो परमाणु होता है उसके केंद्र में एक नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो केंद्रक है, ठीक है, जो नाभिक है, इस नाभिक में दो चीज इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि और भी होते हैं लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से जाएंगे तो इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन मिलेगा और न्यूट्रॉन मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर बाहर जो है चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बाहरी के कक्षाओं में ये सब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी केंद्र के अंदर, नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, 11 प्रश्न हो गए। तो यहाँ तक 10वां तक हमारा जो फिजिक्स था और 11वां के इधर हम अब जो है यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखने लगे हैं। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न। 12 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। मतलब जो समुद्र होते हैं, आप जानते हो कि समुद्र का पानी कैसा होता है, क्षारीय होता है, खारा लगता है, नमकीन लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के सॉल्ट या फिर लवण प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें सबसे अधिक कौन से मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KCl और मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला MgSO4। तो सबसे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है और ये NaCl ही हमारा जो है खाने का नमक होता है। ठीक है, टेबल सॉल्ट, एडिबल सॉल्ट, हम जो खाने का नमक होता है ये सोडियम क्लोराइड ही होता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर का प्रश्न, दूध और दही में कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। आई थिंक इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि जो दूध हो या फिर दही हो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, क्लियर है। और बाकी जो एसिटिक एसिड होता है, आपको पता है ये सिरका के अंदर पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल कहाँ, सिरका के अंदर पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाएगा, तो ये आंवला में आपको देखने को मिलेगा, जो खट्टे फल होते हैं, ठीक है, उसमें आपको मिलेगा, प्याज में भी ये कई बार से देखने को मिलेगा, ये सब एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से ही जो स्कर्बी रोग हो जाता है। विटामिन सी, ये सब में विटामिन सी का स्रोत होता है ना एस्कॉर्बिक एसिड। एक्चुअली विटामिन सी का ही रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से दांत के जो रोग होते हैं वो सब हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। बाकी टार्टरिक एसिड तो आप जानते होंगे, टार्टरिक एसिड कहाँ आपको मिलेगा, तो इमली में मिलेगा, अंगूर में मिलेगा, जो कच्चा आम हो गया उस सब में आपको मिलेगा। एक चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि बताइए कि जो नींबू होता है, संतरा होता है, इन सब में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, नींबू और संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है, कमेंट करके आप सब लोग बताएंगे। 14वां प्रश्न है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 से 3 के मध्य होती है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, उदासीन या फिर दुर्बल क्षार। देखिए आप, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पीएच स्केल होता है उसका यूज किया जाता है विलयन की प्रकृति को बताने के लिए कि वो अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। और उसका अगर स्केल को देखेंगे तो वो उसका स्केल जो होता है 0 से लेके 14 तक का अंक के रूप में ये बटा होता है पीएच स्केल। और इसमें जो 7 नंबर पे होता है, ठीक है, ये 7 जो होता है उदासीन होता है। ठीक है, तो उदासीन अगर पीएच मान अगर 7 हो तो कैसा होगा, उसकी प्रकृति विलयन की उदासीन हो जाएगा। ठीक है, 0 से लेके 3, 3.5 के बीच में अगर होता है, ठीक है, 0 से 3 मान लेता हूँ, तो 0 से 3 के बीच में अगर हो तो वो प्रबल अम्ल होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सब एसिटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, सब प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये प्रबल अम्ल के अंदर आते हैं क्योंकि उसका पीएच मान 0 से 3 के बीच में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। दुर्बल अम्ल जाएंगे तो 3 से लेकर 7 तक जो होगा वो दुर्बल अम्ल के अंदर आएगा। 7 तो उदासीन हो गया। दुर्बल क्षार 7 से लेके मान लो कि ये 10 है, ठीक है, 7 से 10, 10.5 ऐसा कुछ मान लो, तो ये हमारा दुर्बल क्षार हो जाएगा। और 10.5 के लेके 14 के बीच में जो होगा वो प्रबल क्षार हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप 7 से पीएच मान एकदम कम होते जाएगा तो वो अम्लीयता की ओर बढ़ते जाएगा, और 7 से जैसे जैसे बढ़ते जाएगा अगर विलयन की पीएच स्केल तो क्षारीयता की ओर बढ़ता चले जाएगा। तो ये सब आपको नोट डाउन करके रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए 15 नंबर का प्रश्न। 15वां प्रश्न है हमारा कि धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति प्रायः कैसी होती है। मतलब कहने का
कि जो अगर धातु के अधातु बोला है ना, नॉन मेटल्स या फिर अधातुओं के जो ऑक्साइड है उसकी प्रकृति क्या होती है। मतलब इसको जानने का तरीका ये है कि अधातुओं से क्या बनेगा, अम्ल बनेगा कि क्षार बनेगा कि कुछ नहीं बनेगा कि दोनों बन सकता है, ये आपको बताता है। तो देखिए याद रखिएगा, जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब जो अधातु हैं, नाइट्रोजन हो गया, ये इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, मतलब इनके अधातुओं के जो ऑक्साइड है वो क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, इनकी प्रकृति अम्लीय। जैसे मान लो कार्बन एक अधातु है, तो कार्बन का एक ऑक्साइड होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जब जल के साथ क्रिया करेगा ना तो ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा, अम्ल बनाता है। वैसे ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होता है, जब ये जल के साथ रिएक्शन करेगा तो HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाएगा। मतलब अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल बनाते हैं जनरली, इसीलिए इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो धातु होते हैं, ठीक है, जो धातु होते हैं उनकी प्रकृति क्या होता है, जनरली क्षारीय होता है। ठीक है, याद रखिएगा धातुओं की प्रकृति कैसे, क्षारीय, क्योंकि ये जल में घुल के जल में डिसॉल्व होकर क्षार बनाते हैं। ठीक है, तो धातुओं का प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, और अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो उभयधर्मी होते हैं, जो अम्ल भी बनाते हैं और जो क्षार दोनों बनाते हैं, इनको हम उभयधर्मी प्रकृति का कहते हैं, एम्फोटेरिक। एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया, ये सब ऐसे धातु हैं जो उभयधर्मी प्रकृति शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं अम्ल के साथ साथ क्षार का भी निर्माण कई बार से करते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको आपको उठाया। तो 16वां प्रश्न अब देखते हैं कि किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण से बना कोलाइड क्या कहलाता है। याद रखिएगा, देखिए जब एक द्रव के अंदर ठोस, ठोस के अंदर द्रव या द्रव के अंदर द्रव, गैस के अंदर द्रव, जब ऐसा मिक्सिंग होता है तो एक कोलाइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गैस में अगर द्रव मिला हो या फिर गैस में ही ठोस मिला हो। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब गैस की मात्रा हमारे पास बहुत अधिक है और उसमें या तो द्रव मिल गया या तो ठोस मिल गया, तो इस तरह से जो कोलाइड बनता है उसको क्या कहते हैं, पायस, एरोसोल, आसुत जल, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं एरोसोल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब गैस विलायक की तरह हो और उसमें द्रव और ठोस उसमें विलय हो जाते हैं, मिल जाते हैं, परिक्षेपित हो जाते हैं, तो जब कोलाइड बनेगा गैस में द्रव और ठोस को मिलने से, तो हम उसको एरोसोल कहते हैं, याद रखिएगा। और जो पायस क्या होता है, तो जब किसी द्रव में द्रव मिलता है, ठीक है, जब किसी द्रव में द्रव का परिक्षेपण होगा तो जब कोलाइड बनेगा उसको हम पायस कहते हैं। जैसे दूध क्या है, जो मिल्क है, एक तरह का क्या है, पायस है। एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध क्या है, तो दूध एक तरह का पायस है, क्योंकि इसमें वसा जो है, ठीक है, दूध के अंदर एक्चुअली है क्या, जो फैट्स है, जो वसा है, वो किस में मिला हुआ है भाई, पानी में मिला हुआ है। तो वसा भी द्रव हो गया, पानी भी द्रव हो गया, तो इस पानी में वसा मिला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, पानी में वसा मिला है, ना कि वसा में पानी मिला है, तो दोनों यहाँ पे द्रव है। तो द्रव और द्रव का परिक्षेपण से क्या बनता है, जो कोलाइड बना उसको हम पायस कह देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपने एक सुना होगा कोहरा, जो कोहरा होता है ये क्या होता है, गैस में द्रव होता है। ठीक है, गैस में द्रव क्या होता है, कोहरा होता है। इसी तरह एक होता है धुंध, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉग कहते हैं, धुंध में क्या है, धुंध भी जो गैस में द्रव का ही मिश्रण होता है, गैस में द्रव का मिश्रण धुंध हो गया, और गैस में ही द्रव कोहरा हो जाता है। एक होता है धुआं, ठीक है, धुआं कैसा कोलाइड है भाई, तो धुआं जो है गैस में ठोस, ठीक है, गैस में ठोस का जो कोलाइड होता है वो धुआं कहलाता है। सोडा वाटर आपने जानता ही होगा, सोडा वाटर जब कोका कोला वगैरह पीते हो, है क्या एक्चुअली, जो द्रव होता है उसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। ठीक है, जो हम जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं वो तो द्रव रहता है, लिक्विड रहता है, लेकिन उसमें जब आप खोलते हो तो गैस बाहर निकलता है। वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो द्रव में गैस मिला होता है सोडा वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या फिर ट्राइटियम भी कहते हैं, सिनाबार। तो इसका आंसर समस्थानिक नहीं है। देखिए, जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 समस्थानिक होते हैं। तो पहली बात, समस्थानिक क्या होता है, ठीक है, आइसोटोप कहते हैं इंग्लिश में। समस्थानिक क्या होता है, तो समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं जिनमें
परमाणु संख्या जो होता है वो सबका समान होता है, परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान या भार होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको समस्थानिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम होते हैं, लेकिन सीना बार नहीं है, सीना बार कुछ और ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे अगर ये प्रोटियम की बात करूंगा तो ये 1H कर देते हैं, ड्यूटेरियम में 2H और ट्राइटियम में 3H। यहाँ पे तीनों में जो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो है एक और एक ही है, लेकिन इनका भार जो है अलग अलग है। यहाँ पे भार 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, इसीलिए 3 समस्थानिक हो गए। देखिए जो ट्राइटियम होता है इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है, ड्यूटेरियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन होता है और प्रोटियम के अंदर 1 भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों बराबर होता है। याद रखिएगा 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 18वें नंबर का प्रश्न है, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? जब माइनिंग किया जाता है तो वहाँ पे जब कई बार से क्या होता है कि जब खानों में विस्फोट करते हैं तो बहुत और जोरदार की धमाका होती है, क्योंकि जो खान्स होते हैं, जो माइंस होते हैं, उसमें बहुत अधिक मात्रा में अंदर साइड मीथेन गैस की उपस्थिति होती है। मीथेन मतलब CH4, और यही मीथेन जो है विस्फोट आवाज़ के साथ करता है। ठीक है, तो जो कोयले के खान होते हैं उसमें प्रायः मीथेन गैस वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न अब देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट या पिट? देखिए 4 तरह के कोयला होता है, आप सभी को पता ही है। तो कोयला को हम सर्वोत्तम तब मानेंगे जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो एंथ्रासाइट है इसमें कोयला की मात्रा 80 से 95% होता है। बिटुमेन्स के अंदर 55 से 65% के आसपास होता है। लिग्नाइट में 45 से 55% और पिट में 30% या उससे भी कई बार से कम होता है। और इसमें साथ ही साथ आर्द्रता या पानी की मात्रा भी होती है, इसीलिए सबसे खराब प्रकार का कोयला होता है पिट, और सबसे सर्वोत्तम किस्म का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है, क्योंकि इसमें 80 से 95% तक कोयला की मात्रा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 20वां प्रश्न, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील, टंगस्टन स्टील, एल्निको या फिर इनवार? किसका यूज़ किया जाता है? ये चारों के चारों जो हैं मिश्र धातु हैं। इन मिश्र धातुओं में जो एल्निको होता है इसका प्रयोग किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने के लिए। इस एल्निको के नाम से ही क्लियर है, एल्निको, जिसमें एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, और इसका ही यूज़ किया जाता है स्थायी परमानेंट मैग्नेट चुंबक बनाने के लिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए। इसमें एल्निको में साथ साथ कई बार से कार्बन और लोहा और कार्बन की मात्रा को भी मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा एल्निको क्या है? एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का मिश्रण है, जिसका यूज स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए ये सबके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे कि स्टेनलेस स्टील कौन कौन सी धातुओं का इसमें मिश्र धातु है, टंगस्टन स्टील किसका, और इनवार में कौन कौन सी धातु होती है। ये आपका होमवर्क होगा कि A, B, D में जो भी धातु प्रेजेंट होते हैं आप कमेंट करके बताएंगे। 21वां प्रश्न है, जैव कोशिका में, अब यहाँ से 21 से लेकर 30 तक का आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जीव विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? मतलब पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर साइटोप्लाज्म, किसको कहा जाता है? आई थिंक ये क्वेश्चन आपके सामने से कई बार गुजरा होगा, तो आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहीं पर कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का निर्माण, उनके भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, 22वां प्रश्न, लाइकेन क्या है? ठीक है, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन का स्पेलिंग LICHEN होता है, याद रखिएगा। कई बार से आप इसको देखेंगे और पकड़ भी नहीं पाएंगे कि ये लाइकेन लिखा हुआ है। लाइकेन क्या है? परजीवी, रसायन पोषी, अपघटक या फिर सहजीवी, क्या होता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है और आने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए याद रखिएगा लाइकेन एक तरह का सहजीवी है। देखिए लाइकेन अकेले किसी भी तरह का ये प्रकार का जीव नहीं है। लाइकेन एक्चुअली में 2 तरह के जीवों का एक कॉम्बिनेशन है, दोनों की सहजीविता है। तो इस लाइकेन के अंदर देखेंगे तो आपको मिलेगा शैवाल और कवक। ठीक है, शैवाल और कवक का जो सहजीविता होता है उसी को हम लाइकेन कहते हैं। ये कवक क्या करता है? ये भूमि से, ठीक है, भूमि से जल और जो खनिज होता है उसको सोखता है, उसको अवशोषित करता है और शैवाल को भेजता है। और ये जो शैवाल ग्रीन कलर का होता है, जो सूर्य से ऊर्जा को स्टोर करता है
और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। तो ये जल और खनिजों को अवशोषित करके इसको भेजता है और ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, भोजन बनाता है। और इस तरह से दोनों अपना अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं और एक दूसरे को सहजीविता को प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा लाइकेन किसका किसका सहजीवी है, शैवाल और कवक का, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 22 प्रश्नों को अभी तक देखा है। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो कई बार से आपको लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बताऊंगा कि जो शायद बहुत सारे लोग को पहली बार पता चलेगा। सर्वदाता समूह, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता रक्त समूह कौन होते हैं, मतलब ऐसे कौन लोग होते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप वाले होते हैं जो सबको अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बी वर्ग के लोग, ए वर्ग के लोग, ओ वर्ग के लोग या फिर ए बी वर्ग के लोग। तो यहाँ से तो आप आंसर पकड़ लेंगे कि वो जो है, ठीक है, वो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, वो सर्वदाता रक्त समूह वाले फ्री या फिर कह लीजिए यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ठीक है, जबकि जो ए बी होते हैं ये क्या होते हैं, सर्वग्राही होते हैं, ये सब से अपना रक्त जो है ले सकते हैं, इसीलिए क्या है, ये सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, अब देखिए ओ, केवल ओ बोल देता हूं तो यहाँ पे क्लियर नहीं होता है, क्योंकि ओ पॉजिटिव वाले भी होते हैं और ओ नेगेटिव वाले भी होते हैं। तो इसमें कौन ऐसे हैं जो सबको ब्लड दे सकते हैं, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। देखिए जो ओ पॉजिटिव वाले होते हैं इसमें कुछ RH फैक्टर्स की मात्रा होता है। ठीक है, RH फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए ये सबको ब्लड नहीं दे सकते, यूनिवर्सल डोनर नहीं होते। तो ओ नेगेटिव वाले जो होते हैं, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर भी जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, सर्वदाता समूह होते हैं। ठीक है, तो अगर ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव देख के अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ओ नेगेटिव को टिक मारना है, केवल ओ दिया जाएगा तो आपको ओ को मार देना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम 24वां प्रश्न को देख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया क्या, जो ए बी वाले होते हैं और सर्वग्राही होते हैं, सबसे ले सकते हैं, लेकिन ये सबको दे नहीं सकते। ठीक है, 24 प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला के लिए आवश्यक क्या है, सोडियम, गंधक, पोटेशियम और लोहा। देखिए जो हार्ट रेट होता है, हार्ट बीट का जो रेट होता है उसको कंट्रोल करता है सोडियम। ठीक है, इसलिए सोडियम नमक खाना चाहिए जिसमें सोडियम की मात्रा, तो सोडियम का फॉर्मूला आप जानते होंगे, मतलब नमक खा लेंगे सोडियम क्लोराइड, उसमें सोडियम रहता है ना। तो याद रखिएगा सोडियम जो है वो हृदय की धड़कन की गति को नियंत्रित करने के लिए एक आवश्यक तत्व है, सोडियम। याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा कभी भी। 25वां प्रश्न है अब हमारे पास कि ट्रेकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है। ठीक है, इतना तो कंफर्म है कि ट्रेकोमा जो रोग होता है कहाँ होता है, आंख की एक बीमारी है, लेकिन ये आंख के किस भाग को प्रभावित करता है, कंजक्टिवा को, लेंस को, कार्निया को या फिर रेटिना को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंख की जो कॉर्निया होता है उसको प्रभावित करने वाला रोग क्या है, ट्रेकोमा। ठीक है, याद रखिएगा। 26वां प्रश्न है, गर्भ निरोधक जो दवाई होती है उसमें किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है। ठीक है, देखिए अब हार्मोन जो है हमारे शारीरिक क्रियाओं को बहुत नियंत्रित करता है। ठीक है, तो जो गर्भ निरोधक गोली है, जो कि गर्भ से निरोधक मतलब क्या हुआ, गर्भ को निरोध करने के लिए, रोकने के लिए कौन सी दवाई, जो दवाई खाई जाती है उनमें जनरली कौन सा हार्मोन पाया जाता है, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन या फिर ये क्या है, कार्टिसोल। इसमें से कौन सी हार्मोन इसमें उपस्थित रहता है। देखिए जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये जनरली पुरुषों में पाया जाने वाला एक जनन हार्मोन है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं जो एस्ट्रोजन होता है ये ऐसी एक हार्मोन है जो कि जब गर्भ निरोधक गोली को खाया जाता है तो उसमें एस्ट्रोजन नामक हार्मोन भी होता है। ये जो एस्ट्रोजन होता है एक महिलाओं में पाए जाने वाले हार्मोन है। ठीक है, तो गर्भ निरोधक जो दवाई है उसमें कौन सी हार्मोन होती है, एस्ट्रोजन। इसी में एक और याद रखिएगा, तो ये गर्भ को रोकने के लिए बल्कि एस्ट्रोजन का यूज किया जा रहा है, लेकिन अगर गर्भ धारण के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है अगर पूछ दे तो याद रखिएगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ये जो है ये गर्भ धारण के लिए आवश्यक हार्मोन है महिलाओं के अंदर, और ये एस्ट्रोजन जो होता है वो गर्भ निरोधक के लिए यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत पायरुविक अम्ल में कोशिकाओं, पायरुविक अम्ल में किन कोशिकाओं में बदल जाता है। ठीक है, जैसे जब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जब होता है तो पायरुविक अम्ल में बदलता है, जो हम
कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो गया, जो ग्लूकोज वगैरह होता है वो पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। लेकिन कौन से शरीर की किस कोशिकाओं में बदलता है ऐसा? यकृत में, मस्तिष्क में, त्वचा में या फिर पेशियों में? देखिए, जब भी हमारे पास जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, जब हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे होते हैं तो ग्लूकोज से ही हमको ऊर्जा मिलता है। लेकिन जब कई बार से हमको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या होता है? पायरुविक अम्ल में बदलता है। ये पायरुविक अम्ल कहाँ पे? पेशियों में। जो पेशियों की जो कोशिकाएं होती है उसमें जो ग्लाइकोलिसिस की जब प्रक्रिया होता है, ग्लाइकोलिसिस एक तरह का क्या है? कोशिकीय श्वसन का प्रथम फेज होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस जो क्या है? कोशिकीय श्वसन का प्रथम अवस्था है, जिसमें जो हमारा ग्लूकोज होता है वो किसमें? पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। लेकिन कौन सी कोशिकाओं में? तो हमारे जो मसल्स के जो सेल्स होते हैं, पेशियों में होते हैं, उनकी कोशिकाओं में परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 28वां है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनता है? जो मनुष्य का जो किडनी होता है, जो गुर्दा होता है, उसमें कई बार से जो पथरी हो जाता है, स्टोन हो जाता है, वो किसके कारण बनता है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम बेंजोएट? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट ही क्या है? पथरी है, याद रखिएगा। ठीक है, 29वां प्रश्न है आज का कि मानव शरीर में निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथियां होती है? देखिए, मनुष्य में तीन तरह की ग्रंथियां पाई जाती है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा बहिःस्रावी ग्रंथि और तीसरा जो है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही तरह के कार्य होते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ से आपसे पूछा गया कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। जहाँ पे मैं दोनों को एक साथ बात कर रहा हूँ तो मिश्रित ग्रंथि की बात कर रहे हैं। देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये जनरली हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, और जो बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो एंजाइम या फिर जिसको पाचक रस कहते हैं, जो पाचन में मदद करता है, उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मिश्रित ग्रंथि हैं वो हार्मोन भी रिलीज करते हैं और एंजाइम भी रिलीज करते हैं। तो ऐसा कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय ग्रंथि जो है वो मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है। क्योंकि अग्नाशय से अगर हार्मोन के रूप में देखा जाए तो इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, इंसुलिन जो शुगर वगैरह को कंट्रोल करता है। ठीक है, और एंजाइम के रूप में अगर देखा जाए तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को रिलीज करता है जो कि पाचन में मदद करता है। इसीलिए अग्नाशय ग्रंथि जो है मिश्रित ग्रंथि है, जो कि अंतः और बाह्यस्रावी दोनों ही तरह की ग्रंथियां हैं। प्रश्न क्रमांक 30, बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? ठीक है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, हमको ये बताना है। मरास्मस, पेलाग्रा, बेरी या फिर रिकेट्स? इसका आंसर आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मरास्मस रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन किसमें? बच्चों के अंदर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से। जो पेलाग्रा रोग है ये विटामिन B5 की कमी से होता है, याद रखना है। और जो बेरी है वो भी विटामिन बी में ही अर्थात B1 की कमी से होता है। रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए था। 30 में से आपका कितना सही हो रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत कॉमन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका सिलेबस अगर 10वीं तक का ही अगर साइंस की बात किया है तो क्वेश्चंस यही सब टॉपिक से बनते हैं। तो बस इस वीडियो के अंदर हम 30 प्रश्नों का देखा, जिसमें 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री और 10 बायो है। 30 में से किसका कितना सही हुआ आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इस वीडियो का अगर PDF चाहिए होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका PDF वहाँ पे अवेलेबल होगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।